रूसी प्रचारक आखिरकार अपना दिमाग खो रहे हैं, क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था ढह रही है और उनकी तनख्वाहें हैं घट रही हैं। आर्थिक नुकसान इतना गंभीर हो गया है कि सिर्फ 1 महीने में यूक्रेन संघर्ष, जिसे 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान माना गया था, आधिकारिक तौर पर रूस के मुकाबले ज्यादा लंबा चल चुका होगा। पूरा द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे रूसी लोग महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध कहते हैं, की तुलना में यह युद्ध आर्थिक रूप से विनाशकारी रहा है। रूसी तेल और गैस से होने वाली आय इस साल 20% से ज्यादा गिर गई है और सिर्फ दिसंबर में लगभग आधी रह गई है। पहले ही आम नागरिकों के लिए इसका मतलब है लगभग 40%। रूसियों के लिए डरावना नया सच, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। सरकार फ्रंट लाइन पर सैनिकों से बोनस वापस ले रही है और लोगों को वो पैसा देने से इनकार कर रही है जो पुतिन ने उन्हें देने का वादा किया था। और इसके ऊपर से रूस के 60 से अधिक क्षेत्र बिखर रहे हैं। उनके पास अस्पताल जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसीलिए अब ऊंची तनख्वाह वाले प्रचारक और सीईओ सार्वजनिक रूप से अर्थव्यवस्था की नकारात्मकता दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि रूस अपने ही सहयोगियों से काफी पीछे छूट रहा है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आइए उस नाटकीय आर्थिक गिरावट को देखें जो रूस के लिए खतरा बन गई है। यह रूसी प्रचारक बता रहा है कि रूसी अर्थव्यवस्था चीन और भारत जैसे सहयोगियों से कितनी खराब है। सुनिए, हमें सभी जिम्मेदारियां निभानी हैं जिसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था देश की जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़ रही है तो हमें पैसे कहां से मिलेंगे? नौकरियां कहां से पैदा होंगी? कंपनियां मुनाफा कहां से कमाएंगी और टैक्स कैसे देंगी? उन्हें भी कमाई करनी है। अगर वे घाटे में चलेंगी तो क्या हासिल होगा? वे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देंगे, और अगर वे कर्मचारियों की छंटनी करते हैं तो सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना असंभव हो जाएगा। इसका मतलब है अतिरिक्त बोझ राज्य पर पड़ेगा, और अगर हम पैसा नहीं कमा रहे तो राज्य को पैसा कहां से मिलेगा? अगर लक्ष्य अर्थव्यवस्था को ठंडा करना है तो फिर हम राज्य द्वारा ली गई सभी जिम्मेदारियों को कैसे निभा सकते हैं जो खुद राज्य की हैं? हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं? लोगों का विकास कैसे कर सकते हैं? हम निवेश का माहौल कैसे बना सकते हैं? अगर आप बस बैठे रहें तो हमारे लोगों द्वारा गढ़ा गया यह वाक्यांश संतुलित विकास पथ गलत है। यह पूरी तरह से खबरों का शिखर है जो वास्तव में सिर्फ एक बात दर्शाता है कि ये लोग आज की चुनौतियों को पहचानने में असमर्थ हैं। इसीलिए राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारा काम है वैश्विक औसत से तेजी से विकास करना। हम भारत जाते हैं, वहां की वृद्धि दर अधिक है। हम चीन जाते हैं, वहां की वृद्धि दर अधिक है। क्या आपने कभी चीन या भारत की वित्तीय संस्थाओं के नेताओं को यह कहते सुना है कि ओह, आपको पता है, हमें संतुलित विकास पथ की जरूरत है, या विकास बहुत हानिकारक है? परिभाषा अनुसार वह असंभव है। परिभाषा के अनुसार यह असंभव है। अब यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि आर्थिक समस्याएं वास्तव में मानवीय समस्याएं होती हैं। आप जिस भी देश में रह रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती है तो लोग परेशान होते हैं, और बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं जितने सामान्यतः होते। यह बात रूस जैसे देश पर भी लागू होती है जहां जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं है। रूस की 1/3 आबादी के पास घर में पाइपलाइन सुविधा नहीं है। मेरा मेक्सिको का अपमान करने का इरादा नहीं, लेकिन रूस खुद को महाशक्ति दिखाता है, लेकिन उनकी आबादी का जीवन स्तर मेक्सिको के बराबर है, और इस साल वह जीवन स्तर काफी गिर गया है। क्योंकि चलिए ईमानदार रहें, अगर युद्ध नहीं होता तो अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए थी। 2025 के पहले 11 महीनों में रूसी बजट की तेल गैस आय 20% से ज्यादा घट गई है। यह 5वें हिस्से से ज्यादा है। ध्यान दें, नवंबर पहली बार था जब 22 अक्टूबर 2025 की नई पाबंदियों के बाद पूरा महीना बीता। नवंबर में तेल और गैस से आय 34% घटी, और दिसंबर में अब तक 50% तक गिरने की संभावना है। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो यह थोड़ा सुधर जाएगा। समय के साथ रूस और उसके सहयोगी किसी तरह प्रतिबंधों को दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेंगे। जैसा बताया गया है, प्रतिबंध अर्थव्यवस्था के गले में फंदा होते हैं, और जितने ज्यादा लगते हैं फंदा कसता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, लेकिन ज्यादा प्रतिबंध से सांस लेना मुश्किल होगा। और इन सब के ऊपर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौरान रूसी निर्यात भी घटता जा रहा है। रूसी तेल की कीमत भी गिर रही है, तो रूस कम निर्यात कर रहा है और उस निर्यात के हर बैरल पर भी कम कमा रहा है। अक्टूबर से रूसी तेल की कीमत 18% तक गिर गई है। यह लगभग 5वां हिस्सा है। इन्हीं कारणों से
साल के आखिरी 3 महीनों में रूसी सरकार की कुल आय घटी है। इसके अलावा खर्चों में 12% की बढ़ोतरी हुई है। पुतिन लगातार ज्यादा लोगों को मोर्चे पर भेज रहे हैं, जिससे रूस के अंदर बड़ी समस्या का संकेत मिलता है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। सरकार का बहुत सारा पैसा सिर्फ निर्यात या करों के जरिए आता है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, वे कम कमाते, कम खर्च करते और टैक्स भी कम देते हैं। रूसी सरकारी अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 40% रूसी लोगों के पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इस समय रूसी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। सरकारी अखबार अशिस्का गेजेटा ने मुद्रास्फीति की धीमी रफ्तार को प्रमुखता दी, जिसमें कहा गया कि नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में कीमतों में वृद्धि दर असामान्य रूप से कम रही। 0.05 यजेविस्मे गजेटा की रिपोर्ट के अनुसार रूस में गरीबी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। जनसंख्या का 65% गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन वास्तव में यह गरीबी दर कैसे गणना की जाती है? जब यूसेविस्मे विवरण प्रदान करते हैं तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा से ऊपर होने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह औसतन केवल लगभग 17,000 रूबल की आय की आवश्यकता होती है। यह लगभग 213 है समाजशास्त्रियों के अनुसार। सर्वेक्षण में शामिल 40% से अधिक कामकाजी रूसी मानते हैं कि उनके पास वेतन मिलने से पहले खाना और जरूरी सामान खरीदने के लिए या तो मुश्किल से ही पैसे होते हैं या फिर पर्याप्त पैसे नहीं होते। कॉमिकेंट रूसी धातु उद्योग में संकट पर रिपोर्ट करता है। धातु कर्म उद्योग अपने सबसे लंबे संकटों में से एक का सामना कर रहा है। 2025 के अंत तक रूस में इस्पात उत्पादन 665 मिलियन टन और खपत 389 मिलियन टन तक गिर जाएगी। स्थिति को कम निर्यात लाभप्रदता और रूसी उत्पादकों पर प्रतिबंधों के दबाव ने और भी गंभीर बना दिया है। इससे मुझे पापा द्वारा सुनाया गया एक मजाक याद आया। एक शहर में बहुत बारिश हो रही थी और वहां एक पुल पर एक निशान बना हुआ था जो दिखाता था कि जब बारिश का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, यानी बाढ़ खतरनाक स्तर पर है, और जब पानी उस स्तर तक पहुंच गया तो सभी ने शहर के मेयर से संपर्क किया और मेयर पुल पर आकर बस उस स्तर को ऊपर कर देता है जिसे बाढ़ के लिए खतरनाक माना जाता है। यही बिल्कुल अभी रूस में हो रहा है। जब ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे गए तो गरीबी रेखा ही नीचे कर दी ताकि कम लोग नीचे दिखें। आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन असल में लोग और अर्थव्यवस्था दोनों संघर्ष कर रहे हैं। और यह सब उस तथ्य के बावजूद है कि रूस ने इस युद्ध के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई थी। उन्होंने इस आक्रमण के लिए लगभग 1 दशक में एक युद्ध कोष तैयार किया था। फिर भी पुतिन ने इस युद्ध के इतने लंबे चलने की तैयारी नहीं की थी। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, लगभग 50 दिनों में यह युद्ध अब रूस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के महान देशभक्ति युद्ध से भी लंबा चल चुका है। यह रूसी जनता के लिए इतना बड़ा झटका है कि अब रूसी प्रचारक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि मॉस्को और अन्य क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, यह अच्छी बात है कि मॉस्को और अन्य क्षेत्रों में हीरो की तस्वीरें बिलबोर्ड पर लगाई जाती हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। टीवी चालू करने पर आप क्या देखते हैं? लारिसा डेलिना इंस्टा समखा का गाना कवर कर रही हैं। मुझे लारिसा डेलिना के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन यह घिनौना है। शायद यह एक डीप फेक है और सच नहीं है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। नाम बदल दो। यह कुछ ही हफ्तों में इस युद्ध की अवधि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के बराबर हो जाएगी। हमने वही परिणाम क्यों नहीं हासिल किए? क्योंकि पूरा देश लड़ाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कमांडर लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, राष्ट्रपति प्रशासन लड़ रहा है, राज्यपाल लड़ रहे हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर क्या आप लोगों का मूड खराब कर रहे हैं? नया साल है, हमारी समस्या मोर्चे पर नहीं पीछे है, और इसके बारे में कुछ करना होगा। स्मर्ज की जरूरत है, अभी है। ऐसा लगता है कि रूसियों ने भूल गए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे इतने सफल इसलिए हुए थे क्योंकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत सारा उपकरण और हथियार मिले थे। रूसी इतिहास अब इस हिस्से पर ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन पैसे की समस्या अभी भी रूसी अर्थव्यवस्था में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार वे वादे रद्द कर रही है जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। पहला उदाहरण जिसे हमने कुछ वीडियो पहले कवर किया था वो ये था कि सरकार ने
सैनिकों को बड़े बड़े बोनस देने का वादा किया था, जिससे सैनिक एक ही रात में रूबल में करोड़पति बन जाते। लेकिन जब ये सैनिक अक्टूबर में मोर्चे पर पहुंचे तो सरकार ने वापस जाकर उनके बैंक खाते से वो पैसा निकाल लिया। ये तो बिल्कुल पागलपन है। आपको हथियारों वाले लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि ये सब कुर्स्क क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए पूरे शहर पर बमबारी की थी। पुतिन ने निवासियों से उनके खोए घरों का मुआवजा देने का वादा किया। खैर, ऐसा लगता है कि पुतिन वास्तव में अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इस पर रिपोर्ट है कि रूस में एक और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुर्स्क क्षेत्र के निवासी उन भुगतानों की मांग कर रहे हैं जो पुतिन ने उन्हें देने का वादा किया था। स्थानीय गवर्नर के सलाहकार ने कहा कि सीमा क्षेत्र के लोगों को अपने घरों की रक्षा खुद करनी चाहिए थी। स्थानीय चैनलों ने विरोध की खबर हटा दी है और कुर्स्क की वह महिला जिसने पुतिन से अपील की थी हिरासत में है। यहाँ वह क्लिप है जिसमें वह गुस्सा हो रही है, क्योंकि सरकार मूल रूप से इन लोगों से कह रही थी, अरे हमने यह युद्ध शुरू किया है, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जनता क्यों नाराज है। क्या आपने ऐसा कहा था? हमें अपनी रक्षा करनी थी, है ना? और किसने कहा? उसने पूछा, तुमने ऐसा कहा? सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। और हम अपनी रक्षा कैसे करें? तो दोहराओ कृपया। मैं फोन पर रिकॉर्ड करूंगा कि पुरुषों को अपने घरों की रक्षा करनी चाहिए। मैं दोहराऊंगा। हाँ, इसे समझाओ। तो फिर आपने सैनिकों को वापस क्यों बुला लिया? दोहराओ, मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा। उन्होंने जवानों को सीमा पर छोड़ा, उन्हें नहीं। लीना, मेरा बेटा वहां था। आक्रमण से 1 माह पहले उसका हिस्सा हटा दिया गया था। वे गाड़ी चला रहे थे, तोपों का परिवहन कर रहे थे और रूस के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही पैसों की कमी के संकेत देख रहे थे। रूसी क्षेत्र कामचात्स्क में अधिकारियों ने एक नया अस्पताल भवन खोलने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही विशेष सैन्य अभियान शुरू हुआ, पूरा बजट उस अभियान की ओर मोड़ दिया गया। अब आम रूसी नागरिकों को एक ऐसे अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है जिसकी इमारत युद्ध के कारण बुरी तरह खराब हो चुकी है। यह साफ दिखाता है कि युद्ध पुतिन के लिए अपनी जनता की भलाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उपचार कक्ष बहुत खराब हालत में है। शौचालय भी बंद है। ये 2 महीने पहले जाम हुआ था और हमारी खोलने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई। बच्चों और हम सभी को टॉयलेट के लिए पहली मंजिल जाना पड़ता है। सीढ़ियों के लैंडिंग पर बहुत ठंड है, फिर भी बच्चों को वहां जाना पड़ता है। यहाँ रहना अब बिल्कुल असंभव है। खिड़की और दरवाजे के ऊपर एक दीवार पहले ही टूटी है, दूसरी अब परतों में उखड़ रही है। सुबह से शाम तक हमें हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेडिकल सुविधा के प्रबंधन के अनुसार नई क्लिनिक में स्थानांतरण दिसंबर के मध्य में निर्धारित है, यानी दिसंबर के बीच में। निरीक्षण में कई उल्लंघन मिले, खासकर उपकरणों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। हम अब इस सुविधा को निगरानी में रख रहे हैं। मैं यहाँ फिर से रूस की स्थानीय सरकार की प्रोत्साहन संरचना पर बात करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्थानीय अधिकारियों, मेयरों, गवर्नरों को देखते हैं। उन्हें वास्तव में जनता की परवाह नहीं है। रूस में ये लोग जनता द्वारा नहीं बल्कि पुतिन द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए वे उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो क्या वे क्षेत्र प्रमुख तय करते हैं? यही बदलाव पुतिन ने 2000 में राष्ट्रपति बनते ही किया, क्योंकि वे रूसी राज्य पर ज्यादा नियंत्रण चाहते थे। इसीलिए स्थानीय अधिकारी लोगों की शिकायतों की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ पुतिन को खुश करने की परवाह है, क्योंकि वही उन्हें नियुक्त करते हैं। इसी कारण जब विशेष सैन्य अभियान शुरू हुआ, कई क्षेत्रों ने बड़े बोनस देना शुरू किया, पर ये रकम क्रेमलिन से नहीं थी। असल में स्थानीय अधिकारी स्थानीय बजट ले रहे थे और उस बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सैनिकों को देने के लिए, सिर्फ बोनस देने के लिए मोड़ रहे थे, ताकि वे भर्ती के मामले में क्रेमलिन द्वारा उनके लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकें। और आप समझ सकते हैं कि जनता इस बात से खुश क्यों नहीं है, क्योंकि यह पैसा तो अस्पताल बनाने के लिए जाना चाहिए था। कचरा निपटान का ध्यान रखना जो बहुत ज्यादा भर गया है, या सड़कों की देखभाल करना, उन दूसरी इमारतों की देखभाल करना जिनकी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा है, और यह कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसा पूरे रूस में हो रहा है। सरकारी अखबार के मुताबिक रूस के 60 क्षेत्रों के पास वादे पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। उनका बजट संतुलित नहीं है। जरा देखिए। लेकिन देखिए कि युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है। निजाविसिमा गजेता में आज की हेडलाइन, क्षेत्रीय बजट में घाटा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय बजट का खर्चा आय की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है।
लगभग 60 रूसी क्षेत्रों के बजट में 600 अरब रूबल से ज्यादा का घाटा है, जो 2022 की तुलना में लगभग 11 गुना ज्यादा है। यह अखबार की मुख्य खबर है, जिसमें ऑडिटिंग चैम्बर के आंकड़ों के साथ लेख और चार्ट ग्राफिक्स हैं। जो आप यहां नहीं पढ़ेंगे वह यह है कि ये बजट घाटे रूस के यूक्रेन में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सीधा परिणाम है। लेकिन 2022 की तुलना, जब रूस ने यूक्रेन पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था, उसकी ओर इशारा करती है। मॉस्कोव्स्की काम्सोमोलित्स के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं को झटका लगेगा। जनवरी से मॉस्को क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का किराया 159 बढ़ जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के टिकटों की कीमत 2 साल से भी कम समय में 24 बढ़ गई है। तो हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन मोर्चे पर अपनी उपलब्धियों का कितना बखान करें, क्योंकि जैसा कि हमने अभी कुपियांस्क के साथ देखा, रूस जो बहुत सारी डींगे मार रहा है वो बस झूठी हैं। रूसी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है क्योंकि पुतिन मोर्चे पर झोपल्ली सैनिक भेज रहे हैं। रूस चाहता है युद्ध खत्म हो, लेकिन यूक्रेन से आत्मसमर्पण चाहता है, और इसी वजह से वे दिखावा कर रहे हैं कि वे असल में जितने मजबूत हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। जैसा कि युद्ध की कला कहती है, जब आप कमजोर हों तो मजबूत दिखें। यही पुतिन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं सैम हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही वीडियो में कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन हमले दिखाना या फिर फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है, और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। हमने इसे खुद बनाया है, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने की फुटेज को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापन दाताओं को हमारे कवरेज से परेशानी है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है, अगर आप बिना सेंसर वीडियो और वो बोनस कंटेंट देखना चाहते हैं जो YouTube DE पर नहीं डाल सकते, बेसिक्स इनसाइडर boui.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है, और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है, और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।